वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 अच्छे से कवर अप हो गए होंगे। आपके 1 to 6 पूरे कंप्लीट थ्योरी बेस थे। 1 to 6 में से आपका हार्डली 40 मार्क्स का पेपर कवर अप होता है। 40-45 का आराम से कवर अप हो सकता है, मे बी 50 भी हो जाता है कभी कभी, बट 45 तो कंफर्म है ही। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। आपका मतलब आधे से ज़्यादा पेपर कवर अप हो रहा है चैप्टर नंबर 1 to 6 में, 4 भी एंड 4 मार्क्स वाले में, 15 मार्क्स वाले में भी। नाउ चैप्टर नंबर 7, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपका न्यूमेरिकल का, तो मैं इसमें से आपके न्यूमेरिकल भी करा दूंगी। हाँ मुझे पता है थोड़ा फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा न्यूमेरिकली, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो सबसे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऑफ अ फर्म जो मिनिमम रेट ऑफ एक्सपेक्टेड होता है हमारे इन्वेस्टर को। जब कैपिटल यूज़ होती है फॉर्म में, तो वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में, डिबेंचर की फॉर्म में एंड रिटेन अर्निंग की फॉर्म में यूज़ होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम वेटेड एवरेज कॉस्ट में भी लगा सकते हैं, बट जो वो हमारा जो कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर फर्म एबल नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अचीव करने में, देन हमारी मार्केट जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है हमारे शेयर्स की, वो डिक्रीज हो जाती है। हम इसको कट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो डेफिनेशन देख लीजिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इस तरह से डिवाइड गया: कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर फर्म से एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टिंग फंड्स होते हैं फर्म में। हाँ, इसको कट ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, टारगेट रेट भी, हर्डल रेट भी एंड मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी, एक्सेट्रा, ये सारे नाम होते हैं। तो आप कोई भी दो डेफिनेशन याद कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट वाली कर लेते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और हम ये लर्न कर सकते हैं टिक मार्क वाली: द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ कंपनी मस्ट अर्न और ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आप कोई भी दो डेफिनेशन लर्न कर लेना अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि क्या कंसेप्ट है हमारा और कौन से फाइनेंशियल डिसीजन पॉसिबल है अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं लेंगे। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा नेक्स्ट ही चैप्टर है, उसको भी हम जल्दी कवर अप करने वाले हैं। जो कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, एक वाइटल रोल प्ले करता है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सारी सोर्सेज को कंसिस्ट करता है, लाइक इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेप्थ कैपिटल। ये सारे सोर्सेज डिफरेंट है हर एक अदर से, पर सबकी एक रिस्पेक्टिव कॉस्ट होती है। जब कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करते हैं, ताकि जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करें तो जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है वो एसेंशियल हो हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में। हेल्प इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस होता है, उसके डिसीजन लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बहुत जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है वो हमें बहुत हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेने में, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेट ऑफ रिटर्न को मिनिमम कर देता है ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। अगर फर्म इन्वेस्ट नहीं कर रही है प्रोजेक्ट में, बट रिटर्न फिर भी रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो वो लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जो भी इनकर्ड होता है। ठीक है, जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो दो इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे कैपिटल बजटिंग में, जिसको हम आगे आने वाले में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्प इन इवल्यूटिंग ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो कंसेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो इवल्यूट करता है हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को, क्योंकि जब भी हम इवल्यूट करते हैं, हमारे कोई भी कंपैरिजन करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो वो इनकर्ड होता है। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ करना इज लोअर है, तो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बेटर हुई है हमारी मैनेजमेंट में, फर्म में अच्छी मैनेजमेंट होने के कारण हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होने की वजह से। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब भी हम कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फंड्स रेज करते हैं तो वेरियस सोर्सेज से करते हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमें एनालाइज करते हैं जो भी वेरियस सोर्सेज हैं फाइनेंस के, वो यूजफुलनेस होने चाहिए, और एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें एनकरेज भी करता है, डिस्करेज भी करता है जब हमारी कॉस्ट में चेंज आता है। हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट हमें और अदर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, लाइक डिविडेंड पॉलिसी, राइट इशूज, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क फ्री इन्वेस्ट रेट। जो भी हमारा रिस्क फ्री रेट इंटरेस्ट होता है,
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो भी रिस्क फ्री है और हमारी सिक्योरिटी से फ्रॉड है, जो भी हम सिक्योरिटीज़ इशूज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो रिस्क फ्री होती है, बट हमें पेमेंट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दैम। जब उनकी मेच्योरिटी हो जाती है तो वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो डिमांड होती है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ की वो फाइनेंशियल मार्केट से होती हैं, और जो भी हाई डिमांड होती है इन सिक्योरिटीज़ की तो वो सप्लाई को लोअर कर देती हैं, और जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उसको हाइयर कर देती है। जब भी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वाइस वर्सा होता रहता है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस मतलब वेरिएबिलिटी इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइक अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल। अगर एक फर्म एक्सेप्ट करती है किसी प्रोजेक्ट को तो वो रिस्क भी हो सकता है ऑन एन एवरेज, और अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो उनका अगर जो इनका रिस्क इंक्रीज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ताकि जो उनका रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, वो कंपनसेट हो जाए। फाइनेंशियल रिस्क वो इफेक्ट करता है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म को, क्योंकि जब हायर प्रोपोर्शन होता है हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट डिबेंचर में तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही रहता है और हाईयर फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है। जब भी फर्म लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट देती है, इंटरेस्ट या पेमेंट करता है टाइम ऑफ मेच्योरिटी पे, तो फाइनेंशियल रिस्क हमारे इंक्रीज हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही साथ जब भी हम हाई रेट ऑफ डिमांड करते हैं तो कंपनसेट करने के लिए हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होता है, और ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें इंक्रीज करनी पड़ती है। नेचर ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमेशा कॉस्टली होता है, और जो रेदर देन शॉर्ट टर्म फाइनेंस, पर जो फिक्स एसेट होते हैं फाइनेंस की वो लॉन्ग टर्म के थ्रू ही आती है। तो फर्म इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स एसेट में, जो हमारा हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, वो कंपनसेट हो जाए। रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म को हमेशा लार्ज अमाउंट फंड्स की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई भी हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेयर करना पड़ जाए लोअर अमाउंट ऑफ फंड से, तो उन्हें लार्ज अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है ताकि एक्सटर्नल बोरोइंग्स उनके पास हो ऑब्टेन करने के लिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है फर्म की, एंटरप्राइजेस की, वो एग्रेसिव भी हो सकती है, लोअर अमाउंट हो सकती है हमारे लिक्विड फंड की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस हो सकती है। तो मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव रहती है। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फंड्स रहेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नाउ प्रॉब्लम क्या आती है डिटरमाइन करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? सबसे पहले हिस्टोरिक एंड फ्यूचर कॉस्ट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब अराइज होगी ड्यू टू रिगार्डिंग कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो जो हमारी बुक कॉस्ट है या फिर हिस्टोरिक कॉस्ट है, हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ इरेलीवेंट डिसीजन जो हमने बनाए हैं। तो फ्यूचर एस्टिमेशन कोड के लिए हमें हमेशा कैलकुलेटेड करना पड़ेगा फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब कंप्यूटेशन करते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो वो कैपिटल की वो डिपेंड रहती है हमारी रेट ऑफ रिटर्न पे, जो हमारे इक्विटी होल्डर ने एक्सपेक्ट किया था। बट डिफिकल्टी रहती है हमारी एक्सपेक्टेशंस की, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कि उन्हें उनका जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी फैक्टर्स की वजह से। प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, समटाइम्स जो रिटेन अर्निंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर हम आउटसाइड रेज नहीं कर रहे हैं बट कंटेंशन कर करेक्ट नहीं होता, जो हमारी अर्निंग होती है वो रिटेन हो जाती हैं, और शेयर होल्डर्स फोर्स करते हैं हमें डिविडेंड फोरगी करने के लिए। जब डिविडेंड फोरगोन हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। बट कुछ डिफरेंट शेयर होल्डर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इन्वेस्ट करते हैं अपने डिविडेंड को, उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए। प्रॉब्लम इन असाइनिंग वेट्स, जो वेट्स हम असाइन करते हैं वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस या फिर कंप्यूट करते हैं हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट को, जो चॉइस होती है उस बुक वैल्यू की वेट के लिए और वैल्यू में, वो अनदर प्रॉब्लम होती है जब हम कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन को कंप्यूट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले हिस्टोरिक कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। जो भी हिस्टोरिक कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो हमें ऑलरेडी इनकर्ड होते हैं हमारे फाइनेंसिंग में। तो जब हम कंप्यूट करते हैं पास्ट डाटा के बेसिस पे, जो हमारी फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट होती है वो कॉस्ट ऑफ फंड से हम रेस्ट करते हैं फॉर अ फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो पास्ट परफॉर्मेंस की बेस्ड पे होती है और वो हमें हेल्प करती है हमारी फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, और जो भी हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग वो हमारी रेलिवेंट फ्यूचर कॉस्ट पे लेते हैं, ना कि हिस्टोरिक कॉस्ट पे। स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिटन को, जो कंबाइंड कॉस्ट होते हैं, जो कैपिटल हम कैन बी रेस्ट करते हैं वो हमारे वेरियस सोर्सेज होते हैं, और हर एक कॉस्ट, हर सोर्स को हम स्पेसिफिक कॉस्ट कहते हैं। जो कंपोजिट कॉस्ट होती है वो कॉम्बिनेशन कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ होती है। अदरवाइज जो कंपोजिशन कॉस्ट होती है उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है, जो कैपिटल ऑल सोर्सेज होते हैं लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म, जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जो हमारा कंसेप्ट है स्पेसिफिक कॉस्ट का, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट के डिसाइड करा जाता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स क्या लगेगा और कौन से फंड्स लगेंगे उस प्रोजेक्ट पर। अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट 10% ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट पे जो हमारे डिबेंचर एक्सेप्ट होंगे वो रिटर्न भी एटलीस्ट 10% ही होगा। ठीक है। नाउ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट से कंप्यूट कर जाते हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जो हमारी वेटेड असाइन होती है वो प्रोपोर्शनल टू द शेयर एंड टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स पे होती हैं, और साथ ही साथ हमारा जो वेटेड एवरेज है वो न्यू कैपिटल रेज करता है हमारी बाय द कंपनी करे जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। एक्सप्लिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये आप सारी कॉस्ट आपके आई थिंक इकोनॉमिक्स में आ चुकी हैं। जो एक्सप्लिट कॉस्ट है वो डिफाइन की जाती है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड फर्म को ही पे करना पड़ेगा हमारे सप्लायर्स को, और जो भी हमारी फर्म पे करेगी इंटरेस्ट ऑन डेट या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिविडेंड जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी पेमेंट्स हमारी एक्सप्लिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही होंगी। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न होती हैं। रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट अर्न करती है फर्म को, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती इक्विटी शेयर्स में, बल्कि उन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर में, बट उसको इन्वेस्ट कर देती है एज देयर फंड ताकि हमें और रिटर्न मिले। बट अगर वो इक्विटी शेयर मान जाते हैं पर प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो रिटेन अर्निंग ही मान जाती है। पर इम्प्लिसिट कॉस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खुद के बीच में एज अ डिविडेंड। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ न्यूमेरिकल, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमने दो पार्ट में कंप्यूटेशन किए हुए हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में, जिसमें कॉस्ट ऑफ डेथ एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आते हैं एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ, जो डिबेंचर से होते हैं तो वो रिडेमेबल भी होते हैं और इरिडेबल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डेप्थ, जो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्थ बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट चार्ज बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। इलुस्ट्रेशन 1 देखिए, कंपनी ने 15 लाख के इशू करे हैं जिसकी 8% डिबेंचर्स हैं एट पार एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% एट अ प्रीमियम ऑफ 10। हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्थ का बिफोर टैक्स, ये है आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट चार्ज बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। हमारे पास आई है 8% ऑफ 15 लाख का, हम इतना निकाल लेंगे हमारे पास 120 आ जाएगा। नेट प्रोसीड हमारे पास 15 लाख है, तो हमारे पास जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट आया 1/20 वो ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में हमारे पास नेट प्रोसीड है 8%। अब देखिए डिस्काउंट पे है तो क्या करेंगे, नेट प्रोसीड की क्या वैल्यू आएगी, 15 लाख में से माइनस कर देंगे 7% ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, आपको पता ही होगा। 7% 15 लाख का निकाल के वो जो वैल्यू आएगी 15 लाख में से माइनस करके हमारे पास बचेगी 13,95,000। ठीक है। अब हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट आ गया था, एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस हमारे पास 120 पहले ही आ गया था, तो उसके हमारे पे नेट प्रोसीड की वैल्यू में डिस्काउंट था, उसका एज इट इज़ आ जाएगा वही फॉर्मूला। नाउ प्रीमियम है, प्रीमियम हमेशा प्लस करते हैं, 10% 15 लाख का प्लस करेंगे 1650। एनुअल इंटरेस्ट चार्ज हमारे पास 120 1,20 था, 1650 हमारा नेट प्रोसीड आ गया, इंटू में 100, सीधा सा फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है। नाउ आफ्टर टैक्स में क्या आएगा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है, बस 100 इंटू में 1 माइनस टी, मतलब टैक्स जितना होगा उसका हम उसमें से माइनस कर देंगे आउट ऑफ 1। इलुस्ट्रेशन 2 देखिए, 8% है हमारे पे 20 लाख के। ठीक है। एट पार टैक्स हमारे पास 40% है, एट पार एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। देखिए एट हमारा इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट हमें निकालना है 8% 20 लाख का 160 आ जाएगा। नेट प्रोसीड हमारे पास 20 लाख है, आईटी हमारे पास 40%, आप 0.40 भी लिख सकते हैं। तो 160 हमारे पास आया था हमारा एनुअल चार्ज, नेट प्रोसीड 20 लाख इंटू में 100, और हमारा जो 1 माइनस टी था वो हमारा पे टैक्स था, तो इतना माइनस करके 160 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 60 ऊपर रह जाएगा, मल्टीप्लाई 4.8%। सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में वही है, वहीं पे क्या करना है, ट्रेंड माइनस कर देना है, यहाँ प्लस कर देना है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है। नाउ फोर्थ देखिए, थर्ड आप खुद कर लेना, सेम टू सेम है, फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है। एक्स लिमिटेड ने 40,000 इशू करे हैं 8% के डिबेंचर्स
100 ईच के, पर कुछ अंडर राइटिंग कमीशन है जो 2% है हमारे इशूड प्राइस पर और 5% के हैं वो भी हमारे इशूड प्राइस पर, ठीक है। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 20,000 के और 10% डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे नेट प्रोसीड है, हमारी फेस वैल्यू कितनी है 40,000 इंटू 100 आ जाएंगे, हमारा 10% हमने डिस्काउंट लेस कर दिया 36,000, लेस कर देंगे हमारे जो भी एक्सपेंसेस है 2 लाख हमारे इशूड प्राइस पर, 5% वो थे और हमारे प्रिंटिंग सारे खर्चे हम लेस करके हमारे पास नेट प्रोसीड आ जाएगा 34,90,000 का, ठीक है। आई निकालेंगे हम 8% 40 लाख में, क्योंकि हमारे वो एनुअल इंटरेस्ट था, ठीक है। टेस्ट हमारे पास ये है, तो हमने क्या करा, 320 हमारे क्या थे, आ गया था हमारा एनुअल इंटरेस्ट आ गया था, 34,90,000 हमारा नेट प्रोसीड आ गया था, 100 था, टैक्स हमारे पास इतना है, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। प्रीमियम में सब कुछ वही एज इट इज सेम प्रोसीजर है, बस हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ अब रिडेमल के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे लिए, सबसे पहले बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, आई मतलब इंटरेस्ट प्लस 1/n मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, आरवी मतलब रिडेमल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड एनपी इज नेट प्रोसीड, नीचे उसका हाफ कर देंगे इन दोनों को प्लस करके इंटू में 100। एज इट इज़ फॉर्मूला है, आफ्टर टैक्स मिले बस इंटरेस्ट के साथ हमारा आई माइनस टी लग जाएगा, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर्स करे हैं, 10% रिडेबल डिबेंचर्स है, आफ्टर 5 ईयर फ्लोटेशन हमारे पास 4% है वैल्यू पे और हमारा टैक्स रेट इतना है, एट पार एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सबसे पहले हमारा आई निकलेगा 10% ऑन 5 लाख, ठीक है, 50,000, एन हमारे पास 5 ईयर है, आरवी हमारे पास 5 लाख है, ठीक है। नेट प्रोसीड 5 लाख पे हम माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कोस्ट 4% की, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट होता है हम वो भी लेस करते हैं, फॉर्मूला में पुट कर दो, 50,000 हमारा आई आया है, प्लस 1/n हमारा 5 है, 5 लाख माइनस हमारी नेट प्रोसीड, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला आपका पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही पार्ट है, बस यहाँ पे हमने टैक्स और ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट भी हमने लेस करा और फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमने लेस करी, एज इट इज़ वही आफ्टर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रीमियम में क्या किया हमने, 5% का प्रीमियम ऐड करा और 4% की फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करी, सेम वही बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। नाउ इलुस्ट्रेशन 6, वही फॉर्मूला है, वही मेथड है, आप इसे खुद कर लेना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इसे कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है, अ कंपनी ने 20,000 के शेयर हैं, 7 इसको आप फ्रैक्शन में कर लेना, 8% डिवेंचर के 100 ईच, 2% का डिस्काउंट है, 10 ईयर का 5% पे, फ्लोटेशन कॉस्ट 50,000 है और जो कैलकुलेट करे वो टैक्स रेट। अब देखिए क्या करा है इन्होंने, आई जो है हमारा इतने परसेंट पे निकल जाएगा 20 लाख पे, ठीक है, एन हमारे पास, ठीक है। आरवी क्या है, जो 20 लाख है उसमें 5% तो 20 लाख का है, हमारे पास प्रीमियम है, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। नेट प्रोसीड पे 20 लाख का हमने माइनस करा है, क्योंकि देखिए जो 2% डिस्काउंट था वो उससे पहले लगा था, 10% से पहले, जो 2% का है वो हमारे उस पर लगा था और प्रीमियम हमारे आरवी पे लगा, क्योंकि नेट प्रोसीड पे लगा है। तो इसमें यही चीज़ देखने की है कि जो 5% है वो हमारा आरवी पे लगेगा और जो 2% है वो हमारा नेट प्रोसीड पे लगेगा, क्योंकि हमने जो प्रीमियम दे रखा है वो हमने आरवी पे दे रखा है आफ्टर 10 ईयर बाद, ठीक है। पर जो हमने डिस्काउंट दे रखा है 2% का, वो हमने डिस्काउंट से पहले दे रखा है, 10 साल से पहले डिस्काउंट दे रखा है। तो यही चीज़ का फ़र्क था, इसमें से माइनस कर देना और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर देना 50,000 की, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इरिडेबल एंड रिडेबल, सबसे पहले इरिडेबल के लिए डी बाय में एन पे इंटू 100, डी किस लिए, वो एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंट आ गया, वो इंटरेस्ट नहीं आया, वो डिविडेंट आ गया, बस इतना ही चेंज आया है। 25,000 इशू करे हैं, 8% के प्रेफरेंस है, 100 ईच, कॉस्ट ऑफ इशूड पर 2 पर शेयर, एट पार एट प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए 2 लाख के हमारे पास क्या है, डिविडेंड कहाँ से आया, देखिए 25 लाख का आप 8% निकालोगे 2 लाख आ जाएगा, 25 लाख डिवाइड माइनस में 50,000, जो हमारा जो 2% का था उस पर हमने शेयर पे हमारी कॉस्ट ऑफ इशू आई है, वो इंटू में 100 डिवाइड में 1/86, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया एट पार पे, ठीक है। प्रीमियम में क्या किया, डिविडेंड हमारा 2 लाख था,
25 लाख का हमारा क्या था, प्रोसीड था, बट हमने 10% का तो हमने प्रीमियम ऐड कर दिया और हमारी फ्लोटेशन को मतलब जो कॉस्ट ऑफ पर शेयर थी वो हमने माइनस कर दी। उसके बाद हमारा 27 लाख आ गया, उसमें से हमने माइनस कर दी। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डिट्टो है। हमारा बस डिविडेंड आ गया तो वो आफ्टर टैक्स लग जाएगा। आफ्टर टैक्स के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला है। डिविडेंड टैक्स है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं, वो भी एट द एंड में। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डिविडेंड के लिए, डिविडेंड प्लस टैक्स ये आ जाएगा, उसमें प्लस कर देना और वो ऐड हो जाएगा। बाकी हमारा मैं बता दूँ प्रेफरेंस शेयर पे कोई भी टैक्स नहीं चार्ज होता, ना ही बिफोर ना ही आफ्टर। ठीक है, रिडीमेबल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड 1+1/n नंबर ऑफ ईयर RV माइनस NP, वो सेम फॉर्मूला, बस वहाँ I की जगह D आ गया है। क्वेश्चन देखिए, कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशूड करे 8% पर, 250 का है, 10% प्रीमियम है रिडीमेबल पर आफ्टर 5 ईयर एट पार, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 2% है फेस वैल्यू पर। देखिए कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 250 25 लाख हो गए, डिविडेंड 850 पे 25,000 2 लाख आ गया, एन इतना है, RV इतना है, NP कैसे 25 पे प्लस करेंगे 125 का प्रीमियम और 2% 25 लाख पे हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूले में पुट कर दो एज इट इज़, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये डिविडेंड टैक्स वाला भी देख लीजिए, कभी आप कंफ्यूज होएं। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स 15,000 के इंटू में 460 लाख, डिविडेंड हमारा 9% पे 60% आएगा इतना, डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स रेट इतना प्लस हो गया 590, RV हमारे पास 60 लाख, NP 60 प्लस 6 लाख का प्रीमियम माइनस 2% ऑन दी 66, जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो लेस हो जाएगी। फॉर्मूला में एज इट इज़ पुट कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के हमारे पास 6 कंप्यूट मेथड है, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड, रियलाइज्ड यील्ड मेथड एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, मतलब CAPM अप्रोच। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड देखिए, इसमें क्या आएगा फॉर्मूला, D1 बाय में P0 इंटू 100, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर रेट डिवाइडेड बाय में करंट मार्केट प्राइस ऑफ, मतलब वो पर डिविडेंड इधर मार्केट का करंट प्राइस इंटू 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अर्निंग पर शेयर 20 है, ठीक है, कंपनी की एट 60%, तो डिविडेंड के अंदर 60% में 20 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और आपका मार्केट 150 दे रखा है, तो 12 इंटू 150 आपका 8% आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 5 लाख के इक्विटी शेयर है 10 ईच के। ठीक है, एट अ प्रीमियम 2.5, जो कंपनी का डिविडेंड रेट है वो 3 है, तो D आएगा, हो गया। मार्केट वैल्यू 25 है, 3 बाय में 25, सीधा फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ग्रोथ कैसे रेट होगी, बस प्लस में G लग जाएगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, हमारे पास डिविडेंड है 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये, और जो ग्रोथ है वो उसकी एक्सपेक्टेड है 5, तो हमने ग्रोथ में क्या करा, 1 + 0.5 जोड़ लिया हमारे उसमें, जो कि 2.126 आ गया। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ डिविडेंड की, और 150 हमारा मार्केट है, इंटू में 100 प्लस 5% ग्रोथ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। हमने ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो वो आउट ऑफ 1 से निकलेगी, तो हमने 1 इसलिए ऐड करा ताकि कोई भी आगे जाके माइनस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंटू में 100। इसमें क्या किया देखिए, हमारे पास जो कंपनी के प्लान एक्स में वो 80 लाख के हुए हैं, बट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर हमारे पास 20 लाख है, नेट अर्निंग हमारे पास 160 है। अब हमारे पास EPS मतलब अर्निंग पर शेयर 160 हुई है, मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, सॉरी, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमारे पास 160 हमारी नेट अर्निंग है, डिवाइड बाय हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटिंग शेयर कितने हैं 20 लाख, तो 160 से 20 हमारे पास 8 आ गए, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर 8 रुपये हो गए, और हमारे पास मार्केट प्राइस हमारे पास 40 हो गए, इंटू में 100 प्राइस में 20। अब इसमें ग्रो जोड़ेंगे तो प्लस G हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए प्लस G कैसे हुआ, वही 4 प्लस जोड़ दिया एज इट इज़, इसमें वो 1 IT नहीं होगा, सीधा इसमें फॉर्मूला पुट होएगा 4+। ठीक है, नाउ रियलाइज्ड यील्ड मेथड, इसमें क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय डिविडेंड बाय में नेट प्रोसीड इंटू 100, दैट्स इट, और आप ये भी लिख सकते हो अर्निंग पर शेयर डिवाइड में NP इंटू 100, जो आपको ईजी लगे, पर डिविडेंड यही रहेगा। डिविडेंड आपके पास 4 रुपीज़ है एज इट इज़। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमारी प्रीमियम है, नेट प्रोसीड कितना हुआ है हमारे पास
सॉरी, हाँ 20 + 10, ठीक है, वो हमारे पास 30 होगा, -1 पर शेयर एक्सपेंसेस इंटू में 100, आपका एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। इधर देखिए जो हमारे 1 लाख के इक्विटी शेयर है वो 10 ईच का, बट प्रीमियम 4,000 रुपये है। कंपनी ने इनकर्ड करे 50,000 के एक्सपेंसेस और इक्विटी के एक्सपेक्टेड डिविडेंड 12% रेट, और मार्केट हमारे पास 25 है। डिविडेंड आएगा 12% ऑन 1,120,000, ठीक है। नेट प्रोसीड 1 लाख को इंटू से 14 से डिवाइड कर लो, -50,000 एक्सपेंसेस 1350 हो गए, ठीक है। 120 में 1350 8% हमारे पास ये आ गई है, बट मार्केट प्राइस को कंसिडर करना है तो 1.20 इंटू 25 बाय 100 इंटू 4.8, ठीक है। 25 क्वेश्चन नहीं करना, ये क्रॉस कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लास्ट फॉर्मूला CAPM वाला अप्रोच में, इसमें क्या आएगा देखिए, रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में के मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस की RF रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट करेगा और आपको एज इट इज वैल्यू दे रखे वही आपको पुट करने, नथिंग एल्स। ना फोर्थ फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का, देखिए जो हमारा वेटेड में होगा समीशन XM मतलब कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस इनटू वेट और प्रोपोर्शन डिवाइड बाय समीशन ऑफ वेट। देखिए क्या फॉर्मूला मतलब उसका सॉल्यूशंस क्या है। 30 देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 15%। ये हमारे सोर्स हैं, हमने सारे सोर्स कर लिए। डेप्थ 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, इक्विटी शेयर 5 लाख, टोटल 10 हो गया। प्रोपोर्शन कितने हैं, इन सबको डिवाइड करके 3 2.5। कॉस्ट कितनी है इनकी, 10 12 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ निकालने के लिए 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो जो 12.9 है वो हमारी बुक वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबकी है, इसमें भी हमने बुक वैल्यू निकालनी थी, एज इट इज़ निकल जाएगी और फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। आगे सारे आपके वही क्वेश्चंस हैं, फिर मिसलेनियस आ जाते हैं, आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा एक एक करके। पॉसिबल नहीं है वीडियो में मैं एक एक एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, मिसलेनियस भी करना, और जो प्रैक्टिकल होने के बाद एग्जामिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड है, इसको आप मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार बहुत ईजीएस्ट और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, आप इसे प्रिपेयर कर लेना अपने सेल्फ से, ठीक है। अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की थ्योरी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है और आपको न्यूमेरिकल्स भी ब्रीफली करवा दिए, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या किसका क्या पॉइंट है, तो आप खुद से प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ ये मत कहना मैम ये वाला इलुस्ट्रेशन करा दो, ये वाला इलुस्ट्रेशन करा दो, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा हर एक इलुस्ट्रेशन कराना, और वो भी हर एक अलग अलग बच्चे को। तो ये है, अगर आपको बेसिक्स आ जाता है तो आप अच्छे से कर पाते हो, बस वो थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं क्वेश्चन को, तो आपको उस ट्रिक को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। बट मैं आपकी कोई छोटा मोटा बेसिक पॉइंट हुआ वो मैं आपको क्लियर ज़रूर कर दूँगी, आप मुझे उसके लिए पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंसिस्टेंट लव एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, बी प्रिपेयर योर ऑन सेल्फ, जो ऑफलाइन दे रहे हैं वो भी और जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो भी। एंड मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं, आई होप आप सबने डेट शीट देख ली होगी। और इसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर करने वाले हैं, उसमें सिर्फ मैं थ्योरी ही करा पाऊँगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ एक अप्रोच ही है, MM अप्रोच, और वो करनी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। सो उस चैप्टर में ही बात करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।